आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत करते हैं आज की ऑनलाइन क्लासेस में। और कंटिन्यू कर रहे हैं। आज हम एक न्यू सब्जेक्ट यानी कि आईपीसी की हम लोग यहाँ पर बात करेंगे। सभी लोगों ने डायरेक्ट डाउनलोड कर लिए होंगे, नहीं कर लिए हो तो मैं आपको बताता हूँ कैसे डाउनलोड करना, आप वहाँ से डाउनलोड करके कर सकते हैं। चलिए ज़रा ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले तो कंटिन्यू करते हैं, क्या क्या लेना है आपको ज़रा ध्यान दीजिए। ये जो पोस्टर कभी कभी आपको दिखाई देता है ना, इस पोस्टर में क्या है? सबसे पहले तो हमें यहाँ पर डायरेक्ट वे से स्टडी करनी है, डायरेक्ट लेना है। नहीं मिले तो डाउनलोड कर लीजिए ऑनलाइन, जो वेबसाइट्स के नाम वगैरह दिए हैं वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। इंडिया कोड है, वहाँ से आप डाउनलोड कर लीजिए। और फिर हम यहाँ पे कंटिन्यू करते हैं, क्योंकि टारगेट बैच अपने को स्टार्ट करना है। टारगेट के अनुसार विद इन 6 मंथ आपको एग्ज़ाम देने को मिल सकता है, अगर ऊपर वाले ने चाहा तो। और नहीं, थोड़ा बहुत डिले भी हो, लेकिन फिर भी हमारे सक्सेस के चांस ज़्यादा होने चाहिए। चलिए आज हम स्टार्ट करने वाले हैं इंडियन पिनल कोड 1860 यानी कि भारतीय दंड संहिता, जो कि एक्ट नंबर 45 है। और यहाँ पर हम एक शॉर्ट व्यू देखेंगे, जल्दी ज़रा ध्यान दीजिएगा। दंड संहिता जो है, इसमें चैप्टर 23 और यहाँ पे सेक्शन 511 की बात करेंगे। महाराजपाल की अनुमति 6 अक्टूबर 1860 को इसकी मिली, और ये इन्फोर्स हुआ 1 जनवरी 1862 को। अब चलिए इससे आगे हम ज़रा ध्यान देते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर बात कर लेते हैं कि एक्ट में जब भी आप देखेंगे, ये भारतीय दंड संहिता का बैरेक्ट है, जो मैंने ऑनलाइन डाउनलोड किया, आप भी डाउनलोड कर लीजिए। देखिए ज़रा ध्यान दीजिए, भारतीय दंड संहिता। और भारतीय दंड संहिता में यहाँ पर ये चैप्टर जब फर्स्ट पढ़ेंगे, प्रस्तावना की बात करेंगे तब, तो डायरेक्ट पढ़ना मैं आपको बाद में बताऊंगा। थोड़ा सा हम एक नज़र डालते हैं यहाँ पर कि इसमें क्या चेंज हुआ है, उसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस करना चाहेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर हम देखते हैं संहिता का नाम और विस्तार, उसके परिवर्तन का विस्तार। संहिता का नाम और उसके परिवर्तन का विस्तार। तो सबसे पहले जरा देखिए, यह अधिनियम भारतीय दंड संहिता कहलाएगा। क्या कहा? भारतीय दंड संहिता कहलाएगा। और इसका विस्तार जम्मू कश्मीर राज्य के सिवाय संपूर्ण भारत पर होगा, ऐसा इसमें लिखा हुआ है। ये एक्चुअली डायरेक्ट थोड़ा सा पुराना है। थोड़ा सा पुराना मतलब ये जम्मू कश्मीर जो शब्द है ये पहले इसमें था, अब ये शब्द इसमें से रिपील्ड कर दिया गया। अब रिपील्ड कैसे हो गया है, इसकी इन्फॉर्मेशन मैं आपको यहाँ पर दिखाना चाहूँगा, जरा ध्यान दीजिएगा। देखिए, अगर हम यहाँ पर बात करते हैं तो इस लाइन को थोड़ा सा पढ़ने की कोशिश करेंगे हम आपके साथ में, ज़रा ध्यान दीजिएगा। देखिए, इस अधिनियम में जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019, इसकी जो सेक्शन है 95, और इसमें अनुसूची है 5 तालिका 1 अनुक्रमांक 48। ये आपको देखने में ऐसा लग रहा होगा ना अजीब सा, ये क्या पढ़ा रहे। बिल्कुल, इसका मैं अभी आपको प्रूफ दिखाऊंगा तो आपको क्लियर हो जाएगा, समझ में आ जाएगा। तो स्टार्टिंग में ऐसा सब्जेक्ट्स में लगता है, तो घबराने की ज़रूरत नहीं। थोड़ा सा आप जब हैबिचुअल हो जाएंगे इसको पढ़ने के लिए तो आपको ये अच्छा लगने लगेगा। देखिए ज़रा ध्यान दीजिए, इसके द्वारा क्या कहा, कौन सा एक्ट है, ज़रा ध्यान दीजिएगा। जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 की धारा 95 एवं अनुसूची 5 तालिका फर्स्ट अनुक्रमांक 48। भारतीय दंड संहिता की धारा 1860 की जो धारा फर्स्ट है, जिसमें आपने पढ़ा संहिता का नाम और उसके परिवर्तन, ये आप सेक्शन पढ़ रहे थे अभी जस्ट, उसमें लिखा हुआ जम्मू कश्मीर राज्य के सिवाय द एक्सेप्ट द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर को विलोपित कर दिया गया। तो यहाँ से ये जो शब्द था ना, ये शब्द को रिपील्ड कर दिया गया। किसके द्वारा रिपील्ड किया गया? ये जो जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम है, इसके द्वारा। ठीक, और ये कब से एप्लीकेबल हो गई है? 31 अक्टूबर 2019 से। अब ये आईपीसी संपूर्ण भारत पर लागू होगी, जिसमें जम्मू और कश्मीर शब्द को भी इंक्लूड कर लिया गया है अब, पहले इसको रिपील करके, क्योंकि ये स्थान में पहले ये आईपीसी लागू नहीं हुआ करती थी, अब ये वहाँ पर लागू होती है। और इसका देखिए सीरियल नंबर कितना है, ज़रा ध्यान दीजिएगा। सीरियल नंबर इसका ये 48 है, और टेबल नंबर कितना है? 1। एक्ट कौन सा है? जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019। मेरे साथ आपको रिपीट करना है। सेक्शन कौन सा है? 95। तो जनरली आपको एक चीज़ और क्लियर करना चाहूँगा, जितने भी एक्टों में जो संशोधन हुए हैं, ये सूची है ना वो 5 ही है सभी की, बस ये सीरियल नंबर बदलता है। बाकी आप इतना याद कर लीजिए, और कॉमन आप सीधे सीधे से बोलिए, 48 होगा, किसी का 95 होगा, किसी का 5 होगा, किसी का 6 होगा। पर्टिकुलर एक्ट वाइज अलग अलग हैं। मैं आपको इसको दिखाना चाहूँगा। तो यहाँ से यहाँ तक की जो लाइन आप देख रहे हैं, ये जो लाइन, ज़रा ध्यान दीजिए, यहाँ से ये यहाँ तक बिल्कुल सेम, और बल्कि आप यहाँ तक भी सेम कर सकते थे कि यहाँ, ये और यहाँ तक।
अब केवल बदला जाएगा तो ये अनुक्रमांक, इसको, ये हमेशा चेंज होता है हर एक्ट में, बाकी सब में अलग रहेगा। ठीक है, ये समझ में आ गया सभी को। चलिए मैं इसका आपको प्रूफ दिखा देता हूँ, एक बार जरा ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा एक्ट की तरफ चलते हैं जल्दी से, फिर डिस्कशन करते हैं। ये देखिए, ये मैंने लगाया हुआ है यहाँ पर जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम, जो आप ये देख रहे हैं, देखिए ये एक्ट है, और इसको यहाँ पर ये जरा ध्यान दीजिएगा, द जम्मू एंड कश्मीर रिकॉग्निशन एक्ट 2019, 9 अगस्त 2019 को ये राष्ट्रपति की परमिशन मिली, और ये एक्ट नंबर 34 2019 का है। अब यहाँ पर जो अपने को सेक्शन 95 सर्च करना है, ये सारा जो मटेरियल है ना, आप चाहें तो पढ़ सकते हैं फ्री में जब आपको टाइम मिले तब, बाकी जब डिटेल नॉलेज लेनी हो तो। बाकी तो अपने एग्जाम्स पर ध्यान दीजिए, सिलेक्टेड पढ़िए, उससे आपका एग्ज़ाम क्रैक हो जाए। अब हम अगर सेक्शन 95 की तरफ चलें यहाँ पर, तो चलिए ज़रा ध्यान दीजिएगा सेक्शन 95 की तरफ, मैं आपको लेके चल रहा हूँ, 1 मिनट रुकिएगा। इस ये कौन सा हो गया, 3rd शेड्यूल है, और ये 11th शेड्यूल, 1 सेकेंड, हाँ जी, सेक्शन 95 ये रहा, देखो जरा इधर, ये सेक्शन 95 में आप डिटेल पढ़ेंगे। देखिए, ऑल सेंट्रल लॉज इन टेबल फर्स्ट, जितने भी सेंट्रल लॉ हैं सब टेबल फर्स्ट में दिए गए, ऑफ द 5th शेड्यूल, शेड्यूल कौन सी है यहाँ पर, 5th शेड्यूल है, जरा ध्यान दीजिए, देखो क्या कह रहे हैं, ऑल सेंट्रल लॉज इन टेबल फर्स्ट, और शेड्यूल कौन सी है, 5th शेड्यूल में, ठीक, सभी एक्ट दिए गए। टू दिस एक्ट ऑन एंड फ्रॉम द अपॉइंटेड डे shall apply in the manner as provided therein to the Union Territory of Jammu and Kashmir and Union Territory of Ladakh। अगला जरा ध्यान दीजिएगा नेक्स्ट यहाँ पर, तो एक चीज़ क्लियर हो गई, 5th शेड्यूल। 5th शेड्यूल में आपको दिखा देता हूँ क्या है, और यहाँ से क्या किया, जरा ध्यान दीजिएगा, देखिए सब क्लोज टू all other laws in 5th schedule applicable to existing state of Jammu and Kashmir immediately before the appointed day shall apply in the manner as provided therein to the Union Territory of Jammu and Kashmir and Union Territory of Ladakh। अब इसके बाद हम आपको सीधे लेके चल रहे हैं आपकी जो 5th शेड्यूल है उसकी तरफ। ये देखिए कौन सा शेड्यूल आ गया, ये फर्स्ट है। जब आपके पास समय हो तब इसको पढ़िएगा, बाकी अलग से पढ़ने की आवश्यकता नहीं, केवल आप प्रूफ देख लीजिए, जहाँ आपको बताना हो कि कहाँ से रिपील्ड हो गया है, तो वो आप यहाँ पर डिस्कस कर सकते हैं। 3rd, और 1 सेकंड रुकिएगा, जरा लाइन पर रहिए, दिखा रहा हूँ यहाँ पर आपको। ये 4th शेड्यूल पर पहुँच गए हम लोग, ये आ गई 5th शेड्यूल। ये देखिए कौन सा शेड्यूल है, ये 5th शेड्यूल, सेक्शन 95, 96, और टेबल कौन सी है, फर्स्ट। अब इसमें हमें आईपीसी सर्च करना है, तो आईपीसी का जो सीरियल नंबर है, ये रहा इसके सीरियल नंबर, देखिए यहाँ पे ज़रा ध्यान दीजिए, सीरियल नंबर, सेंट्रल नेम ऑफ द एक्ट एंड सेक्शन एंड अमेंडमेंट्स। अब यहाँ से हम सीधे चलते हैं 48 पर, जहाँ पर हमारी आईपीसी है। देखिए ज़रा, यही है क्या है, देखिए किसी को दिखी, जल्दी से बताइए कहाँ दिखा, सीरियल नंबर दिखा जल्दी से, ओके। देखो शायद मुझे नहीं दिखा, आपको दिखा हो शायद, हाँ ये है क्या, यही वाला है, अच्छा देखिए, द इंडियन पिनल कोड 1860, और यहाँ लिखा हुआ सेक्शन फर्स्ट वर्ड एक्सेप्ट द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर शैल बी ओमिटेड। ठीक है, इसको आप रिपीट भी बोल सकते हैं, ओमिटेड मतलब मिटा दिया गया, पहले था अब नहीं है। यहाँ देखिए सभी एक्टों के दिए, अगर एविडेंस का देखेंगे तो ये देखो 44 सीरियल नंबर मिल जाएगा, इसमें सेक्शन 2 का जो सब, और सेक्शन जो फर्स्ट का सब क्लोज 2 है, वहाँ से ये शब्द को हटा दिया गया। तो सभी एक्टों की डिटेल आपको यहीं मिलेगी, शेड्यूल कौन सी है, फिर सेक्शन कौन सा है 95, टेबल कौन सी है फर्स्ट, केवल ये सीरियल नंबर हर एक्ट का बदला जाएगा। तो ये आप अपने अकॉर्डिंग एक बार ये टेबल को पढ़ लीजिएगा डिटेल में, तो आपको सभी एक्टों का समझ में आएगा कौन कौन से एक्ट में बदलाव हुए हैं। ठीक है, चलिए अब चलते हैं हम सीधे आपको अपनी आईपीसी की तरफ, और आईपीसी की डिटेल आप पढ़िए, यहाँ से कंटिन्यू करते हैं। चलिए इतना क्लियर हो गया सभी को, तो ये उम्मीद है सभी को समझ में आ गया होगा। हिंदी में इसको जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 कहा जाता है, सेक्शन 95 है, अनुसूची 5 आपको क्लियर हो गया, और ये जो टेबल फर्स्ट थी और इसका जो सीरियल नंबर था वो 48 था। चलिए अब हम आगे चलते हैं नेक्स्ट।
इसको थोड़ा सा देख लेते हैं कि आईपीसी में क्या क्या डिटेल्स और दी गई हैं, उसके बारे में हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे। चलिए, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि इसमें जो 23 चैप्टर दिए गए हैं वो उन चैप्टरों में क्या क्या दिया हुआ है, कहाँ से लेकर के कहाँ तक के सेक्शंस दिए गए हैं, उन सेक्शंस को हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं चैप्टर फर्स्ट को। फर्स्ट में यहाँ प्रस्तावना की बात की गई है, यानी कि सेक्शन फर्स्ट से लेकर के 5th तक इसमें डिफाइन किया गया है। फिर यहाँ देखिए चैप्टर सेकेंड को साधारण स्पष्टीकरण यानी जनरल एक्सप्लेनेशन की बात की गई। सेक्शन 6 से लेकर के 52A तक डिफाइन किए गए हैं जनरल एक्सप्लेनेशन। चैप्टर 3 में दंडों के विषय में बात की गई और पनिशमेंट्स की बात की गई। सेक्शन 53 से लेकर के 75 तक ये डिफाइन किए गए हैं। चैप्टर 4 में देखिएगा साधारण अपवाद यानी कि जनरल एक्सेप्शन की बात की गई है, कि जो सेक्शन 76 से लेकर के 106 तक ये डिफाइन किए गए। साधारण अपवाद तो सभी लोगों को मालूम होंगे वैसे भी, लेकिन फिर भी यहाँ समझने की कोशिश कीजिएगा, इन पर अपराध नहीं माने जाएंगे। कोई बात अपराध होते हुए भी अगर इन सेक्शंस के क्राइटेरिया में आ जाता है तो वो अपराध नहीं माना जाता। चलिए यहाँ पर हम देखेंगे, बात करते हैं जनरल एक्सेप्शन में दो ये जो पार्ट आपको देख रहे हैं यहाँ पर, सेक्शन 76 से लेकर के 95 तक ये जनरल एक्सेप्शंस की बात करते हैं। ऑफ द राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस, प्राइवेट डिफेंस के बारे में अगर बात की जाए तो सेक्शन 96 से लेकर के 106 तक करते हैं। ये जो आप देख रहे हैं ये प्राइवेट डिफेंस की बात कर रहे हैं, ये जनरल एक्सेप्शन। तो ये पूरा एक चैप्टर है इसको दो पार्ट में यहाँ पर डिवाइड किया गया है। सेक्शन 76 से लेकर के 106 तक की बात की गई है। अगर कोई व्यक्ति कोई ऐसा ऑफेंस करता है जो जनरली आपके शरीर से रिलेटेड है या किसी प्रॉपर्टी से रिलेटेड है, तो यहाँ पर सेक्शन 96 से लेकर के 106 तक का एक अलग चैप्टर है, इसी के साथ में इंक्लूड है। ये जो साधारण अपवादों में आता है जनरल एक्सेप्शंस में, यहाँ पर इसको सेक्शन 76 से लेकर के 106 तक की बात की गई। जहाँ प्राइवेट डिफेंस की बात करें तो सेक्शन कौन सा है, एक बार बोल के बता दीजिए। 96 से लेकर के कहाँ तक दिए गए हैं, 106 तक। जल्दी से बोल के बता दो कहाँ तक दिए गए हैं प्राइवेट डिफेंस। 92 to 106, 96 to नहीं 100. है, 92 नहीं है, 96 से लेकर के 106 तक है ना, सभी को याद करना है ऐसे। चलिए जरा ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट यहाँ पे हम बात करेंगे दुष्प्रेरण की बात करेंगे और अबेटमेंट, जो कि सेक्शन 106 से लेकर के 120 तक डिफाइन किए गए हैं। आपराधिक षड्यंत्र को अगर हम देखें चैप्टर 5A क्रिमिनल कंस्पायरेसी की बात करते हैं, सेक्शन 120A से लेकर के 120B तक, मतलब दो सेक्शन ही हैं इसमें जो आपराधिक षड्यंत्र यानी कि क्रिमिनल कंस्पायरेसी की बात करते हैं। नेक्स्ट हम यहाँ पर बात करने वाले हैं चैप्टर 6 की, राज्य के विरुद्ध अपराधों के विषय में ऑफ ऑफेंसेस अगेंस्ट द स्टेट, सेक्शन 121 से लेकर के 130 तक डिफाइन किए गए। ये चैप्टर बीच में हमें आईपीसी में भी ज़रूरत पड़ी, सीआरपीसी में भी ज़रूरत पड़ी थी, जिसमें कि चैप्टर 6 के डिस्क्रिप्शन पूछा गया था, जिसमें राज्य के विरुद्ध अपराधों के विषय में था। सेक्शन कहाँ से कहाँ तक है देखिए ज़रा, 121 से लेकर के 130 तक। आपको इसी क्रम में इसको बार बार सुनना जिससे आपको पूरी आईपीसी याद हो जाए। सबसे पहले चीज़ आपको देखिए मैं क्लियर करना चाहूँगा इसको पढ़ाने का मतलब क्या है। बाकी इंडेक्स आपको भी पता है, सभी को दिख जाती है। अगर आप किसी भी, चाहे आप एडीपीओ का एग्ज़ाम देते हैं, चाहे आप सिविल जज का एग्ज़ाम दीजिए या कोई भी एग्ज़ाम दीजिए जो लॉ से रिलेटेड है, लॉ सब्जेक्ट से रिलेटेड है, 50% क्वेश्चन ऐसे आते हैं जो सेक्शन बेस आते हैं, जिसमें से डायरेक्ट सेक्शन पूछा जाता है। तो अगर हमें चैप्टर पता है कि राज्य के विरुद्ध, जहाँ हमें मान लीजिए हम श्योर ना हो, कभी ऐसा तुक्का लगाना पड़ जाए, तो सिचुएशन में हम क्या करें। तो सबसे पहले जैसे अगर चैप्टर आपको ये याद हो गया तो चैप्टर आपको मालूम है सेक्शन 121 से लेकर के 130 तक दिए गए हैं। इसका मतलब राज्य के विरुद्ध कोई भी अपराध होगा तो इसी सेक्शन के बीच में आएगा। तो जनरली अगर आपको ऐसा ऑप्शन दिखता है तो आप वहाँ पर ऐसे इसको टिक करके सही कर पाएंगे। तो ये भी एक इसका एक बड़ा बेनिफिट मिलता है। दूसरा, अगर आपको याद है तो इससे अच्छी और कोई बात हो नहीं सकती है, और बार बार रिवाइज करने पर जरूर याद हो जाएगा। अब जरा ध्यान दीजिएगा, चैप्टर 7 की हम बात करेंगे, सेना, नौसेना और वायुसेना से संबंधित अपराधों के विषय में, ऑफ ऑफेंसेस रिलेटिंग टू द आर्मी, नेवी एंड एयरफोर्स, सेक्शन 131 टू 140 तक ये डिफाइन किए गए हैं। चैप्टर 8 में जरा देखिएगा, लोक प्रशांति के विरुद्ध अपराधों के विषय में, ऑफ ऑफेंसेस अगेंस्ट द पब्लिक ट्रैंक्विलिटी, यानी कि सेक्शन 141 से लेकर के 160 तक ये डिफाइन किए गए हैं। तो इनको बार बार आपको थोड़ा सा रिवाइज करना है, और जैसे कि फिर से एक बार चाहें तो आप इसे रिवाइज कर सकते हैं। ये सेक्शंस दिए गए, इन पर आपको विशेष एम्फेसाइज करना है। सेना, नौसेना से रिलेटेड चैप्टर 7 है। 8 में लोक प्रशांति के विरुद्ध अपराधों के विषय में अगर बात की जाए तो ये सेक्शन 141 से लेकर के 160 तक डिफाइन किए गए। आप जरा ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट चैप्टर 9 में अगर हम यहाँ पर देखें, लोक सेवकों द्वारा या उनसे संबंधित अपराधों के विषय में, ऑफ ऑफेंसेस बाय और रिलेटिंग टू पब्लिक सर्वेंट्स,
जनरली इस चैप्टर को लोग बाग छोड़ देते हैं और इतना ज़्यादा ध्यान भी नहीं देते हैं। लोग बोलते हैं हमें राइट्स नहीं पता। तो अगर आप यहाँ देखेंगे कोई पब्लिक सर्वेंट्स भी अगर कोई अपराध करता है तो उससे रिलेटेड यहाँ जो प्रोविजंस हैं सेक्शन 166 से लेकर के 171 तक ये डिफाइन किए गए हैं। इसमें से ज़रा एक चीज़ मैं आपको छोटी सी क्लियर करना चाहूँगा, ज़रा ध्यान दीजिएगा। सेक्शन 161 से लेकर के 165A इसको रिपील कर दिया गया था प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट में। इसके जो प्रोविजंस हैं उसमें इनको ऐड कर दिया गया और ये 1988 में ये एक्ट बनाया गया था जो सेक्शन 161 से लेकर के 165 को रिपील करता है। कौन सा एक्ट है? द प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट। नेक्स्ट जरा ध्यान दीजिएगा। चैप्टर 9 में देखेंगे निर्वाचन संबंधी अपराधों के विषय में ऑफ ऑफेंसेस रिलेटिंग टू इलेक्शन। नेक्स्ट जरा ध्यान दीजिए, ये सेक्शन 171A से लेकर के 171I तक डिफाइन किए गए, यानी कि जो सेक्शन है 171 ही है, बस इसमें से A B C D ऐसे पार्ट बना दिए गए, ए से लेकर के I तक ये डिफाइन किए गए। जरा यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, ये जो दिख रहा है ना A से लेकर के I तक, तो ये इनको अलग अलग डिफाइन किए गए। चलिए जरा ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं चैप्टर 10 की। चैप्टर 10 है लोक सेवकों के विधिपूर्ण प्राधिकार के अवमान के विषय में, ऑफ कंटेम्प्ट्स ऑफ द लॉफुल अथॉरिटी ऑफ पब्लिक सर्वेंट्स। ये सेक्शन 172 से लेकर के 190 तक डिफाइन किए गए। आप चलिए जरा ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं चैप्टर 11 को, मिथ्या साक्ष्य और लोक न्याय के विरुद्ध अपराधों के विषय में, ऑफ फॉल्स एविडेंस एंड ऑफेंसेस अगेंस्ट पब्लिक जस्टिस। सेक्शन 191 से लेकर के 229A तक ये डिफाइन किए गए। चैप्टर 12 में सिक्कों और सरकारी स्टाम्पों से संबंधित अपराधों के विषय में है, ऑफ ऑफेंसेस रिलेटिंग टू कॉइन एंड गवर्नमेंट स्टाम्प्स। ये सेक्शन 230 से लेकर के 263A तक डिफाइन किए गए हैं। चैप्टर 13 में अगर आप देखेंगे बांटों और मापों से संबंधित अपराधों के विषय में, ऑफ ऑफेंसेस रिलेटिंग टू वेट्स एंड मेजर्स की बात की गई है। सेक्शन 264 से लेकर के 267 तक ये डिफाइन किया गया। लोक स्वास्थ्य, चेन सुविधा, शिष्टता और सदाचार पर प्रभाव डालने वाले अपराधों के विषय में, ऑफ ऑफेंसेस अफेक्टिंग द पब्लिक हेल्थ, सेफ्टी, कन्वीनियंस, डिसेंसी एंड मोरल्स की बात की गई है। ये सेक्शन 268 से लेकर के 294A तक डिफाइन किए गए। चैप्टर 15 पर एक नज़र डालिएगा। धर्म से संबंधित अपराधों के विषय में, ऑफ ऑफेंसेस रिलेटिंग टू रिलीजन, यानी कि सेक्शन 295 से लेकर के 298 तक ये डिफाइन किए गए। आप लोग यहाँ पर हैं कि चले गए गाइस? हेलो, आवाज़ आ रही है सभी लोगों को? थोड़ा सा कंफर्म कर दीजिए प्लीज़। यस सर। ओके, चलिए आगे हम फिर कंटिन्यू कर रहे हैं। नेक्स्ट यहाँ पर ज़रा ध्यान दीजिएगा, इनको रिवाइज करना है आपको बार बार, क्योंकि एग्जाम्स में हम कोई भी रिस्क नहीं लेना चाहते हैं। आप चैप्टर 16 बॉडी VIP है, मानव शरीर पर प्रभाव डालने वाले अपराधों के विषय में, ऑफ ऑफेंसेस अफेक्टिंग द ह्यूमन बॉडी। सेक्शन 299 से लेकर के 377 तक ये डिफाइन किए गए हैं। इसमें जो चैप्टर 16 है इसमें कुछ चीज़ें इंक्लूड की गई जो मैं आपके सामने यहाँ डिस्क्राइब करना चाहूँगा, जरा ध्यान दीजिएगा। जीवन के लिए संकटाकारी अपराधों के विषय में, ऑफ ऑफेंस अफेक्टिंग लाइफ, ये सेक्शन 299 से लेकर के 311 तक डिफाइन किए गए। तो ये सभी को क्लियर दिख रहा है कि यह छोटा है ज़्यादा? हेलो, थोड़ा सा क्लियर कर कीजिएगा। जीवन के लिए संकटाकारी अपराधों के विषय में, ऑफ ऑफेंस अफेक्टिंग लाइफ, सेक्शन 299 से लेकर के 311 तक ये डिफाइन किए गए। हाँ जी, कुछ बोल रहे थे सर, बताइए। क्लियर है ना? चलिए जरा ध्यान दीजिए। नेक्स्ट यहाँ पे जरा ध्यान देंगे हम लोग। गर्भपात कारित करने, अजात शिशुओं को क्षति कारित करने, शिशुओं को आरक्षित छोड़ने और जन्म छिपाने के विषय में। यह है ऑफ द कॉजिंग ऑफ मिसकैरेज ऑफ इंजूरियस टू अनबॉर्न चाइल्ड, ऑफ द एक्सपोजर ऑफ इन्फेंट्स एंड ऑफ द कंसीलमेंट ऑफ बर्थ। सेक्शन 312 से लेकर के 318 तक डिफाइन किए गए। इस चैप्टर को, ये बहुत ही VIP चैप्टर है। इसमें से एक दो क्वेश्चन 100% पूछे जाने वाले सेक्शन हैं। अगर ये पार्ट 1 से पूछ लेंगे यहाँ से, ये जो आप देख रहे हैं, या तो इसमें से पूछा जा सकता है या फिर जो और आने वाले हैं या तो इसमें से या इसमें से क्वेश्चन 100% पूछा जाना, चाहे ऊपर से पूछे चाहे इधर से। तो आपको पूरा ही इसको डिटेल में पढ़ना है, क्योंकि जनरली अगर आप प्रैक्टिस में भी जाएंगे तो इन सेक्शंस की आपको आवश्यकता पड़ेगी। चलिए ज़रा ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट हम यहाँ पर बात करने वाले हैं उपपत्ति के बारे में,
ऑफ हर्ट के बारे में सेक्शन 319 से लेकर के 338 तक ये डिफाइन किए गए हैं। ये हर्ट क्या होता है इसके बारे में बताएंगे। नेक्स्ट देखिए सदोष अवरोध और सदोष परिरोध के विषय में। तो सदोष अवरोध और परिरोध तो आप समझते हैं, अवरोध मतलब रोकना, परिरोध मतलब चारों तरफ से बंद कर देना। जरा ध्यान दीजिएगा, ऑफ रॉन्गफुल रेस्ट्रेंट एंड रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट सेक्शन 339 से लेकर के 348 तक ये डिफाइन किए गए हैं। तो सभी को इनको थोड़ा सा ध्यान देना है, ये सेक्शन वाइज ऐसे ही याद करना जैसे मैं आपको दिखा रहा हूँ। चलिए जरा नेक्स्ट ध्यान दीजिएगा, आपराधिक बल और हमले के विषय में। तो यहाँ पर जब हम बात करते हैं आपराधिक बल और हमले के विषय में, ऑफ क्रिमिनल फोर्स एंड असल्ट की बात कर रहे हैं। सेक्शन 349 से लेकर के 358 तक ये डिफाइन किए गए हैं। चलिए नेक्स्ट ध्यान दीजिएगा, व्यापरण और दासत्व की बात करें, व्यापरण और अपहरण। चलिए ध्यान दीजिएगा, व्यापरण, अपहरण और दासत्व और बालाश्रम के विषय में, ऑफ किडनैपिंग, एब्डक्शन, स्लेवरी एंड फोर्स लेबर। ये इसके रिलेटेड जो सेक्शन है 359 से लेकर के 374 तक ये डिफाइन किए गए हैं। नेक्स्ट ज़रा ध्यान दीजिएगा, यौन अपराध के बारे में, सेक्सुअल ऑफेंसेस की अगर हम बात करें तो यहाँ 375 से लेकर के 376 ई तक ये डिफाइन किए गए हैं। और नेक्स्ट ज़रा ध्यान दीजिएगा, प्रकृति विरुद्ध अपराधों के विषय में, ऑफ अननेचुरल ऑफेंसेस सेक्शन 377। तो ये पूरा एक चैप्टर आप जो देख रहे थे यहाँ पर 16 जो चैप्टर है 16 का, मानव शरीर पर प्रभाव डालने वाले अपराधों के विषय में, ऑफ ऑफेंसेस अफेक्टिंग द ह्यूमन बॉडी। तो ये सेक्शन 299 से लेकर के 377 तक डिफाइन किए गए हैं, जिसमें फर्स्ट जो पार्ट आप यहाँ पर देख रहे हैं, देखो कितने पार्ट हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 पार्ट यहाँ पर डिफाइन किए गए हैं। इनको देखिए, पहले जीवन के संकट के वैसे विषयों के बारे में बात की गई है 299 से लेकर के 311 तक। और फिर गर्भपात कार्य करने के संबंध में यहाँ से जो ऑप्शन है वो देखिए कहाँ तक दिए गए हैं, ये 312 से लेकर के 318 तक। तो इनको आप बार बार रिवाइज कर लीजिए, ये पूरे दिए गए हैं, केवल 8 पार्ट हैं, इनको अच्छे से आपको पढ़ना है। चैप्टर 16 आपके लिए VIP है, बार बार इससे पूछे जाने वाले क्वेश्चन है ये। चलिए जरा ध्यान दीजिएगा, नेक्स्ट हम यहाँ पर बात करने हैं चैप्टर 17 में संपत्ति के विरुद्ध अपराधों के विषय में। तो जब संपत्ति के विरुद्ध अपराधों के विषय में, ऑफ ऑफेंसेस अगेंस्ट प्रॉपर्टी यानी सेक्शन 378 से लेकर के 462 में, इसमें भी कुछ पार्ट्स दिए गए जिसमें हम बात करेंगे चोरी के विषय में। सेक्शन 378 से लेकर के 382 तक बात की गई है ये चोरी के विषय में। सेक्शन 378 से लेकर के 382 तक बात की गई। नेक्स्ट देखिए, यहाँ उद्यापन के विषय में, ऑफ एक्सटॉर्शन क्या होता है, एक्सटॉर्शन के बारे में यहाँ पर जो बात की गई है सेक्शन 383 से लेकर के 389 तक डिफाइन किया गया। नेक्स्ट ज़रा ध्यान दीजिएगा, लूट और डकैती के विषय में, ऑफ रॉबरी एंड डकैती की बात की गई। सेक्शन 390 से लेकर के 402 तक ये डिफाइन किए गए हैं। आप ज़रा ध्यान दीजिएगा, नेक्स्ट संपत्ति के आपराधिक दुर्विनियोग के विषय में बात की गई, ऑफ क्रिमिनल मिसअप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉपर्टी। इसके संबंध में जो बात की गई है यहाँ पर ज़रा ध्यान दीजिएगा, ये सेक्शन 403 से लेकर के 404 तक। ये एक छोटा सा चैप्टर आपको दिख रहा है, केवल 2 सेक्शन में से 403 और 404। थोड़ा सा VIP भी लगता है कि कई बार इस सेक्शन के बारे में थोड़ी सी बहस हो जाती है। तो इस पर देखिए, ये तो सभी ऊपर के जो तीनों आप जो सर देख रहे हैं पार्ट यहाँ पर, ये तो सभी को क्लियर समझ में आ जाते हैं जनरली आसानी से। जैसे चोरी के विषय में अगर आप बात करेंगे आसानी समझ में आ जाता है, उद्यापन की बात करेंगे आसानी समझ आ, लूट के बारे में भी लोग आसानी से समझ जाते हैं। पर सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन बनने वाले हैं आज तक अभी तक जो ऑप्शन पूछे गए हैं वो यहाँ पर आप देखेंगे, लूट और डकैती में नंबर ऑफ पर्सन्स की बात की गई, फिर कभी उद्यापन से भी पूछा जाता है, चोरी के विषय में पूछे जाते हैं, ये फेमस हैं जहाँ से जनरली क्वेश्चन यही हैं। फिर अब जो डिस्कशन होता है इंटरव्यू में या दूसरी जगह आप देखेंगे कुछ क्वेश्चन के बारे में, संपत्ति के आपराधिक दुर्विनियोग के बारे में पूछा जाता है, मिसअप्रोप्रिएशन ऑफ द प्रॉपर्टी। तो यहाँ पर ये सेक्शन 403 से लेकर के 404 तक ये डिफाइन किए गए हैं। इसको थोड़ा सा देखना, हम लोग डिटेल में अभी बात करेंगे जब हम इसको पढ़ेंगे तब। अभी थोड़ा सा इसको ये याद करना कि किसमें क्या दिया हुआ है। स्टार्टिंग जो 50% क्वेश्चन हमें कंप्लीट करने हैं, तो जनरली आप मान के चलिए IPC में अगर आप देखेंगे तो 50% क्वेश्चन केवल आप यहीं से सॉल्व कर पाएंगे डायरेक्ट इजीली। अब चलिए नेक्स्ट हम चलते हैं। नेक्स्ट आपराधिक न्यास भंग के बारे में अगर हम बात करें यहाँ पर,
तो आपराधिक न्यास भंग के संबंध में यहाँ पर जब ध्यान दीजिएगा, ऑफ क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट यानी कि सेक्शन 405 से लेकर के 409 तक ये डिफाइन किए गए। नेक्स्ट यहाँ पर जब ध्यान दीजिएगा, चुराई हुई संपत्ति प्राप्त करने के विषय में। ये कल लास्ट में हम लोगों ने सीआरपीसी में भी पढ़ा हुआ था कि चुराई हुई संपत्ति अगर कोई व्यक्ति रखता है तो उसे क्या साबित करना पड़ेगा जिससे वो उसको चोर साबित ना किया जाए। तो ऑफ द रिसीविंग ऑफ स्टॉलन प्रॉपर्टी। आप ज़रा ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट इसके जो सेक्शन है 410 से लेकर के 414 तक ये डिफाइन किए गए हैं। नेक्स्ट हम लोग यहाँ पर बात कर रहे हैं छल के विषय में। अगर कोई व्यक्ति छल करे तो क्या होता है, तो छल के विषय में आप चीटिंग पे बात करेंगे। सेक्शन 415 से लेकर के 420 तक ये डिफाइन किए गए हैं। नेक्स्ट जरा ध्यान दीजिएगा, कपटपूर्ण विलेखों और संपत्ति व्यय के विषय में। तो कपटपूर्ण कोई विलेख कर दे तो क्या होता है वो कपटपूर्ण विलेखों के संबंध में यहाँ पर। और जरा ध्यान दीजिएगा, ऑफ फ्रॉडुलेंट डीड्स एंड डिस्पोजिशन ऑफ प्रॉपर्टी, सेक्शन 421 से लेकर के 424 तक डिफाइन किए गए। नेक्स्ट जरा ध्यान दीजिएगा, रिस्टी के विषय में। रिस्टी क्या होती है, मिसचीफ से रिलेटेड जो सेक्शंस हैं वो सेक्शन है 425 से लेकर के 440 तक। नेक्स्ट हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे आपराधिक अत्याचार के विषय में। ये जो आपराधिक अत्याचार के विषय में बात की गई और क्रिमिनल ट्रेसपास, सेक्शन 441 से लेकर के 462 तक ये डिफाइन किए गए हैं। अब इसके बाद में हम नेक्स्ट, हेलो, किसी को कुछ पूछना है क्या गाइस? अपना माइक ऑफ कर लीजिए प्लीज। चलिए नेक्स्ट जरा ध्यान दीजिएगा। आप लोगों को समझ में आ रहा है क्या? हेलो, यस सर। वॉइस क्लियर है ना? ठीक है, चलिए जरा ध्यान दीजिएगा। चैप्टर हम 18 को एक बार यहाँ पर डिस्कस करते हैं। चैप्टर 18 के बारे में देखेंगे तो यहाँ पर दस्तावेजों और संपत्ति संबंधी अपराधों के विषय में बात की गई है। ऑफ ऑफेंसेस रिलेटिंग टू डॉक्यूमेंट्स एंड टू प्रॉपर्टी मार्क्स यानी सेक्शन 463 से लेकर के 489 तक ये डिफाइन किए गए। नेक्स्ट हम लोग यहाँ पर बात करेंगे, इसमें कुछ चीज़ें जो चैप्टर दिए गए हैं वो देखिएगा। फोर्जरी एंड अदर प्रोविजंस की बात की गई, सेक्शन 463 से लेकर के 77A तक की बात की गई है। नेक्स्ट ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर संपत्ति चिन्हों और अन्य चिन्हों के विषय में बात की गई है। संपत्ति चिन्हों और अन्य चिन्हों के विषय में और प्रॉपर्टी एंड अदर मार्क्स की बात की गई है। सेक्शन 478 से लेकर के 489 तक ये डिफाइन किए गए। नेक्स्ट जरा ध्यान दीजिएगा, इसमें से कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जिसको थोड़ा सा डिस्कस कर लीजिए। ज़रा ध्यान दीजिएगा कौन सी हैं। देखिए, सेक्शन 478 से लेकर के 480 तक यानी 478 से लेकर 480 तक ट्रेडमार्क, इसको रिपील कर दिया गया बाय द ट्रेड एंड मर्चेंडाइज मार्क्स एक्ट 1958 के अकॉर्डिंग। यहाँ पर सेक्शन 135 इसको रिपील करके ये 25 नवंबर 1959 से इसको एप्लीकेबल कर दिया गया था। तो यहाँ ज़रा ध्यान दीजिए कौन सा एक्ट बना था, ये ट्रेड एंड मर्चेंडाइज एक्ट। तो इसके बारे में जो ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन कराते हैं ना, इसके लिए एक अलग से एक्ट बना दिया गया, उसके बारे में ये प्रोविजंस थे तो उनको अलग से डिफाइन कर दिया गया। जब ध्यान दीजिएगा, हम बात कर रहे हैं करेंसी नोटों और बैंक नोटों के विषय में। ऑफ करेंसी नोट्स एंड बैंक नोट्स के जो सेक्शन हैं वो यहाँ पर डिफाइन किए गए हैं। सेक्शन 489A से लेकर के 489E तक बात की गई है। तो चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं यहाँ पर, ज़रा ध्यान दीजिएगा चैप्टर 19 को। चैप्टर 19 में ज़रा ध्यान दीजिए क्या डिस्कस किया गया है। हाँ जी, देखिए चैप्टर 19 सेवा संविदाओं के आपराधिक भंग के विषय में। ये ऑफ द क्रिमिनल ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स ऑफ सर्विसेज, यहाँ सेक्शन 490 से लेकर के 492 तक ये डिफाइन किए गए हैं। अब ज़रा ध्यान दीजिएगा नेक्स्ट, इसमें सेक्शन 490 से लेकर के 492 रिपीलेड कर्मगार संविदा भंग निरसन अधिनियम की धारा 2 के द्वारा इसको कर दिया गया। बात समझ में आ गई? नहीं, सेक्शन कहाँ से कहाँ तक दिए गए थे और क्या कर दिया गया इसको?
ठीक है, चलिए आप चैप्टर 20 पे ज़रा ध्यान दीजिएगा। विवाह संबंधी अपराधों के विषय में ऑफ ऑफेंसेस रिलेटिंग टू मैरिज, सेक्शन 493 से लेकर के 498 तक। नेक्स्ट ज़रा ध्यान दीजिएगा, चैप्टर 28। चैप्टर 28 की अगर हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं, पति या पति के नातेदारों द्वारा क्रूरता के विषय में, और क्रूअल्टी बाय हस्बैंड और रिलेटिव्स ऑफ हस्बैंड। अगर यहाँ पर कोई भी इनके पति या पति के नातेदारों द्वारा क्रूरता की जाती है तो इसके विषय में किया गया। इससे संबंधित कोई सेक्शन याद है आपको? बहुत फेमस वो किया गया, उसको सेक्शन बहुत फेमस है, तो पता है किसी को कौन सा सेक्शन है? नहीं पता? आप लोग हो यहाँ पे, चले गए? बिल्कुल, ये देखिए सेक्शन कौन सा लिखा हुआ है, 498 ए। गुड, चलिए अब ज़रा ध्यान दीजिएगा, चैप्टर 21 में ज़रा ध्यान दीजिएगा। चैप्टर 21 को अगर हम लोग यहाँ पर डिस्कस करते हैं तो चैप्टर 21 में यहाँ पर बात की गई है मानहानि के विषय में ऑफ डेफामेशन। और डेफामेशन के संबंध में सभी को मालूम है, जिन लोगों ने LLB में पढ़ लिया है, कि इसमें कौन से सेक्शन अप्लाई होता है। अब ज़रा ध्यान दीजिएगा, ये सेक्शन 499 से लेकर के 502 तक ये पूरा चैप्टर दिया गया, जिसके बारे में डिस्कस करेंगे। आप देखेंगे चैप्टर 22 में आपराधिक अभिप्रास, अपमान और क्षोभ के विषय में ये है, और क्रिमिनल इंटिमिडिएशन, इंसल्ट एंड एनोयंस। और ये जो इसके जो सेक्शन हैं वो दिए गए हैं यहाँ पर 503 से लेकर के 510 तक। अब ज़रा नेक्स्ट ध्यान दीजिएगा, चैप्टर 23। चैप्टर 23 को ज़रा ध्यान दीजिए। चैप्टर 23 में यहाँ बात की गई है अपराधों को करने के प्रयत्न के विषय में, ऑफ अटेम्प्ट्स ऑफ कमिट ऑफेंस, सेक्शन 511। ये सेक्शन बहुत VIP है। जब पूरी IPC में कहीं पर भी ऑफेंस का वर्णन ना किया गया हो तो वो बाकी सभी ऑफेंस इसके थ्रू गवर्न होते हैं। तो ठीक है, सेक्शन 511 को हम लोग थोड़ा सा डिटेल में डिस्कस करेंगे इसको पढ़ने के समय में। तो ये आपने इसका मैं डिस्क्रिप्शन देखा हुआ। चलिए अब हम आपको थोड़ा सा लेके चल रहे हैं, आगे कंटिन्यू करते हैं। हाँ, ये वीडियो मैं ना थोड़ा सा यूट्यूब पर भी अपलोड करूँगा, अगर आपको ठीक लगे तो वहाँ लाइक, सब्सक्राइब, बेल आइकन आपकी इच्छा है, अगर करना चाहें तो, और नहीं करना चाहें तो कोई दिक्कत नहीं। अब हम यहाँ से सीधे आपको बैरेट की तरफ लेके चल रहे हैं, तो ज़रा ध्यान दीजिएगा, बैरेट पर एक नज़र डालते हैं। तो थोड़ा सा कुछ हम लोग यहाँ पर पढ़ लेते हैं, आगे कंटिन्यू करें अभी, कि थक तो नहीं गए गाइस? हेलो, कहाँ गए आप लोग? कंटिन्यू करें, कुछ शुरुआत तो कर लें आज, है ना? और फिर यहाँ से कंटिन्यू करते हैं बिल्कुल CRPC की तरह, तो फिर स्टार्ट करेंगे ना। चलिए ज़रा ध्यान दीजिए, ब्रेक पर एक नज़र डालिए। देखिए अभी हम जो पढ़ रहे थे शॉर्ट में, वो भारतीय दंड संहिता के बारे में 1860 का अधिनियम कौन सा है, 45। तो कई जगह आपने देखा होगा ना, ऐसे 45 ऑफ 1860 ऐसा लिखा रहता है। तो ये यहाँ पर देखिए 6 अक्टूबर 1860 को महाराजपाल की परमिशन मिलती है यहाँ पर। और आज हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं चैप्टर 1 यानी कि प्रस्तावना की बात करेंगे। प्रस्तावना क्या है? तो सबसे पहले देखो, कॉन्स्टिट्यूशन में आपने जो प्रस्तावना पढ़ी थी, वो प्रस्तावना पूरे कॉन्स्टिट्यूशन को उसका एक आईना मानते हैं, कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसका एक आईना है, और उसको पूरे जो कॉन्स्टिट्यूशन में जो प्रोविजंस दिए गए हैं वो कहीं ना कहीं प्रीएम्बल से रिलेटेड हैं। और जहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशन मौन हो जाता है वहाँ पर प्रीएम्बल की हेल्प लेकर के न्याय के उद्देश्यों को पूर्ण किया जाता है, मतलब पूरा किया जाता है। दूसरा इसमें यह है कि कॉन्स्टिट्यूशन हमेशा नेचुरल जस्टिस की बात करते हैं, कि जो नेचुरल जस्टिस है उसको फॉलो किया जाना चाहिए। तो वही हम डिस्कस यहाँ पर भी करने वाले हैं। देखिए IPC का उद्देश्य क्या है, तो उद्देश्य के बारे में हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं, फिर सेक्शन 1 की तरफ आपको लेके चलेंगे। तो सबसे पहले एक बार जरा ध्यान दीजिए, कौन सा चैप्टर पढ़ना है? चैप्टर आप 1 पढ़ रहे हैं, जिसमें प्रस्तावना की बात की गई है। उद्देश्य का में जरा ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर देखिए क्या कह रहे हैं उद्देश्य का में, भारत के लिए एक साधारण दंड संहिता का उपबंध करना समुचित है। कौन सी? साधारण दंड संहिता का उपबंध करना। अतः यह निम्नलिखित रूप में अधिनियमित किया जाता है। कौन से? जो यहाँ सेक्शन ये 1 से लेकर के 511 तक दिए गए हैं, इस रूप में इसको अधिनियमित किया जाता है, और ये अधिनियम अब आगे प्रस्तुत है। अब जरा ध्यान दीजिए, यहाँ पे सेक्शन 1 की तरफ हम लोग यहाँ पर चलते हैं। तो सेक्शन 1 पर जरा ध्यान दीजिए, ये
फिर हम इसके इंट्रोडक्शन की बात करेंगे। सबसे पहले हम इसको थोड़ा सा पढ़ लेते हैं फर्स्ट का। ये देखिएगा, संहिता का नाम और उसके प्रवर्तन का विस्तार। तो संहिता का नाम क्या है? नाम सभी लोग जानते हैं। यह अधिनियम किस नाम से जाना जाएगा? भारतीय दंड संहिता कहलाएगा। और इसका जो विस्तार है वो जम्मू कश्मीर राज्य के सिवाय, ये हम लोग पहले पढ़ चुके हैं, संपूर्ण भारत पर होगा। तो ये जम्मू कश्मीर राज्य जो लिखा होना है इसको कट कर दीजिएगा, अब ये नहीं है, क्योंकि इसके बारे में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं पहले ही कि जो जम्मू कश्मीर के पुनर्गठन अधिनियम है उसका जो सेक्शन 95 है, उसका जो टेबल फर्स्ट है, उसका जो क्रमांक 48 है, उसके अकॉर्डिंग इसको रिपील्ड कर दिया गया। अब ये जम्मू कश्मीर राज्य के सिवाय की जगह अब संपूर्ण भारत पर लागू होगा। इस बात को डिस्कस करते हैं। कौन सा सेक्शन पढ़ रहे थे आप? सेक्शन फर्स्ट। अब जरा ध्यान दीजिएगा, हम यहाँ पर नेक्स्ट डिस्कस कर रहे हैं सेक्शन 2 पर। 2 को जरा ध्यान दीजिए, भारत के भीतर किए गए अपराधों का दंड। अब जो भारत के भीतर किए जाते हैं उनके लिए पनिशमेंट कैसे मिलेगा, देखिए जरा क्या कह रहे हैं। हर व्यक्ति इस संहिता के उपबंधों के प्रतिकूल हर कार्य या लोक के लिए जिसका वह भारत में या के भीतर दोषी होगा, इसी संहिता के अधीन दंडनीय होगा, अन्यथा नहीं होगा। तो क्या कहा गया, जरा ध्यान देना यहाँ पर। सबसे पहली चीज़ कि हर व्यक्ति मतलब प्रत्येक व्यक्ति जो भारत का नागरिक हो। तो नागरिकता की यहाँ कोई बात ही नहीं की गई। यहाँ कहा गया कि भारत के भीतर हर व्यक्ति, चाहे वो नागरिक हो चाहे वो अनागरिक हो, कोई भी व्यक्ति अगर वो अपराध करता है संहिता के उपबंधों के प्रतिकूल, इस संहिता में जो दिया गया उसके प्रतिकूल मतलब अगेंस्ट जाकर के अगर कोई व्यक्ति यहाँ पर अपराध करता है। अपराध कैसे करता है? या तो वो कोई कार्य करे, कार्य तो समझ के सीधे डायरेक्ट एक्ट करता है। लोप जहाँ उसका कार्य करने का कर्तव्य हो और वो ना करे। जैसे किसी व्यक्ति को दवाइयाँ खिलानी है पर वो दवाइयाँ खिलाता नहीं है, क्योंकि अगर उसे दवाइयाँ ना खिलाएं तो वो उसकी डेथ हो जाएगी। तो ये क्या कर रहा है? लोप कर रहा है, लोप के द्वारा घटना को अंजाम दे रहा है। जब वो घटना को इनको अंजाम दे रहा है तो इसका मतलब ये है कि उसने अपराध कर दिया। और जिसका के लिए जिसका वह भारत में या भारत के भीतर दोषी होगा, जिसका वह भारत के भीतर दोषी होगा, इसी संहिता के अधीन दंडनीय होगा। कौन सी संहिता? इस संहिता का मतलब यहाँ पर आईपीसी से ले रहे हैं और वो इसी के अनुसार दंडनीय होगा, अन्यथा नहीं। तो ये सेक्शन सेकंड आप लोगों को समझ आएगा। इस अगर हम इसको थोड़ा सा वैसे समझ लें तो ज़रा ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा ध्यान दीजिए। एक कई बार आप ऐसे एग्जाम्पल्स पढ़ेंगे, ए नाम का व्यक्ति है और इसकी ड्यूटी लगाई गई है कि ये बी को मेडिसिन दे। क्या दे? मेडिसिन। और यहाँ पर मेडिसिन की अगर हम बात करें और ये मेडिसिन इससे अगर नहीं देता है तो डेफिनेटली है कि विद इन 10 डेज या 10 दिन में या 1 महीने में या 2 महीने में इसकी डेथ हो जाएगी। अगर ऐसा होता है तो फिर यहाँ पर क्या होगा? तो ऐसी सिचुएशन के लिए ये क्या कर रहा है, यहाँ पर बी के संबंध में इन्हें लोप कर दिया और इसकी डेथ हो जाती, तो ये क्राइम इसका हो गया। आप ज़रा ध्यान दीजिए नेक्स्ट यहाँ पे थोड़ा सा। अगर हम यहाँ पर ये डिस्कस करते हैं कि एक्ट क्या होता है, सीधी सी बात है। जैसे कोई मान लीजिए यहाँ पर ए नाम का व्यक्ति है और इसने क्या किया, बी नाम के व्यक्ति को डायरेक्ट सीधे सीधे से गोली मार देता है पिस्तौल से या किसी भी चीज़ से। तो बी की क्या हो जाती है? फाइनल ये डेथ हो गई। अब डेथ होने के समय पे ये मर्डर के लिए इसने मर्डर का क्राइम कर दिया। या मान लीजिए यहाँ पर ए नाम का व्यक्ति है या ये इसने बी को का कोई भी सामान चुरा लिया है। यहाँ पर अगर सामान की चोरी करता है तो यहाँ पर क्या मान लेते कि इसने चोरी कर लिया। अगर चोरी कर लिए तो भी इसके लिए किसके अकॉर्डिंग पनिशमेंट मिलेगा? ये आईपीसी के अकॉर्डिंग। तो ये डायरेक्ट चोरी कर रहा है तो ये तो होगा एक्ट के द्वारा, यानी कि कार्य कर रहा है, ये कार्य के द्वारा इसने कोई अंजाम दे दिया। लोक का मतलब आपको समझ आ गया, जहाँ पर कार्य करने का दायित्व है और व्यक्ति कार्य ना करे तो ऐसा मान लेते हैं कि इसने यहाँ पर लोक कर दिया। क्लियर हो गया सभी को? सेक्शन 2 किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है इसमें? गाइस जल्दी से बताइए। हाँ बताइए, डाउट बताइए प्लीज़। डाउट था क्या किसी को? नहीं? ठीक है, ओके। नेक्स्ट हम आगे यहाँ बात कर रहे हैं, ये सेक्शन 3 को ज़रा ध्यान दीजिएगा। सेक्शन 3 की तरफ हम लोग चल रहे हैं। देखिए सेक्शन 3 पर आप यहाँ एक नज़र डालेंगे। सेक्शन 3 को जब देखेंगे, देखिए सेक्शन 3 ये रहा और सेक्शन 3 पर आप नज़र डालिए। देखिए क्या कह रहे हैं, भारत से परे, भारत से परे किए गए किंतु उसके भीतर विधि के अनुसार विचारणीय अपराधों का दंड। अब जरा ध्यान देना क्या कह रहे हैं कि भारत के परे कोई अपराध कर रहे हैं। भारत का जो व्यक्ति है
वो भारत से परे जा करके, यानी कि भारत से परे का मतलब है यहाँ पर बाहर, आउट ऑफ कंट्री, यानी कि आउट ऑफ इंडिया की बात करें, वहाँ पर कोई व्यक्ति अगर अपराध करता है तो उसका पनिशमेंट कहाँ, क्या भारत के अंदर दिया जा सकता है? तो जरा ध्यान दीजिएगा इसके संबंध में क्या कह रहे हैं ये देखिए जरा। भारत से परे किए गए अपराध के लिए जो कोई व्यक्ति किसी भारतीय विधि के अनुसार अनुसार विचारण का पात्र हो, इसके अनुसार, भारत की विधि के अनुसार विचारण का पात्र हो, और भारत से परे किए गए किसी कार्य के लिए उससे इस संहिता के उपबंधों के अनुसार ऐसा बरता जाएगा मानो वह कार्य उसने भारत के भीतर किया था। अब देखो यहाँ पर क्या क्या पॉइंट हो गए, जरा ध्यान दीजिएगा, समझिए। पहले यहाँ ऑफेंस की क्या करा, भारत से परे किए गए हैं किंतु उसके भीतर विधि के अनुसार विचारणीय अपराधों के लिए दंड। अगर किसी व्यक्ति पर भारतीय विधि लागू होती है, चाहे वो कहीं पर भी जाए और उस पर भारतीय विधि लागू होती है, भारत का नागरिक हो तो भारतीय विधि लागू होगी, यहाँ पर स्वाभाविक है। अगला जरा ध्यान दीजिएगा, आप क्या कह रहे हैं कि भारत से परे किए गए कोई अपराध के लिए, भारत में नहीं किया पर भारत से बाहर कोई अपराध किया है और जो कि दंडनीय है। अब देखें के लिए कोई व्यक्ति किसी भारतीय विधि के अनुसार विचारण का पात्र हो, कोई भी विधि के अनुसार जो लॉज पर एप्लीकेबल होता हो, भारत से परे किए गए किसी कार्य के लिए उसे संहिता के बंधों के अनुसार ऐसा बरता जाएगा जैसे मानो उसने वह कार्य भारत के भीतर किया हो, लेकिन बशर्ते उस पर भारत की विधि यहाँ पर लागू होनी चाहिए। अगर भारत की विधि लागू नहीं होती तो फिर उसे पनिशमेंट नहीं दिया जा सकता। इसको हम लोग और डिस्कस करेंगे किस लॉज के माध्यम से, तो पहले अभी आप इसको समझिए, फिर हम और इसके डिस्कशन की बात करेंगे, तब इस पर और डिस्कस किया जाएगा। चलिए जरा ध्यान दीजिए नेक्स्ट। अब हम 4 नंबर पॉइंट पर बात करते हैं, राज्य क्षेत्रातीत अपराधों पर संहिता का विस्तार। अच्छा, आप क्या कह रहे हैं कि इस संहिता के उपबंध क्या कह रहे हैं, भारत से बाहर और ऐसे किसी स्थान में भारत के किसी नागरिक द्वारा, भारत से बाहर और परे किसी स्थान में भारत के किसी नागरिक द्वारा किया जाता है। सब लोग यहाँ पर टू पर जरा ध्यान दीजिएगा, भारत में रजिस्ट्रीकृत किसी पोत पर, पोत तो समझते हैं ना, पानी का जहाज, विमान पर, चाहे वह कि कहीं भी हो, किसी भी व्यक्ति द्वारा किए गए किसी अपराध को भी लागू है। तो वो विमान भले ही कहीं पर भी हो लेकिन भारत का होना चाहिए, रजिस्ट्रीकृत कहाँ पर हो, भारत में, विमान हो या पोत के नाम पर रजिस्टर्ड हो। फिर अगला बात, भारत में अवस्थित कंप्यूटर साधन को लक्ष्य बनाकर, भारत के किसको साधन बनाकर, जरा ध्यान दीजिएगा, भारत में अवस्थित मतलब भारत में कोई कंप्यूटर रखा हुआ है और उसको लक्ष्य बनाकर भारत के बाहर और परे किसी स्थान पर किसी व्यक्ति द्वारा अपराध किया जाता है। जैसे साइबर अटैक के बारे में आप समझते हैं, बाहर बैठ करके यहाँ पर साइबर अटैक किया, बैंक से इधर से उधर पैसे डिडक्ट कर लेना या ट्रांसफ़र कर देना, कोई चीज़ें चुरा लेना, ये सब क्या है, ये भारत में अवस्थित जो कंप्यूटर है, इनकी स्थित जो कंप्यूटर है उसको साधन को लक्ष्य बना लिया और भारत के बाहर बैठ करके कोई अपराध कर रहा है तो भी क्या होगा, यहाँ पर इसी संहिता के अनुसार उससे दंडनीय होगा। अब जरा ध्यान दीजिएगा नेक्स्ट और थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। हाँ, इसमें ज़रा स्पष्टीकरण और इसके बारे में थोड़ा सा और समझ लीजिए। देखिए स्पष्टीकरण में क्या कहा गया, स्पष्टीकरण का का पर जरा ध्यान दीजिए, स्पष्टीकरण फिर का शब्द के अंतर्गत भारत से बाहर किया गया ऐसा कार्य, हर कार्य आता है जो यदि भारत में किया गया होता तो इस संहिता के अधीन दंडनीय होता। तो बोले सब पहली बात की गई कि अपराध क्या होगा, तो अपराध के शब्द के बारे में ये कहा गया कि अगर भारत में किया गया होता तो ऐसा हर कार्य क्या होता है, अपराध होता। तो इसको भी हम क्या मान लेंगे, अपराध। दूसरा खा नंबर पॉइंट पर जरा ध्यान दीजिएगा, कंप्यूटर संसाधन क्या होता है, वही पद है जो सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000, सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम बना हुआ 2000, इसकी धारा 2 है जो ये जो एक्ट है, इस एक्ट का जो सेक्शन 2 है, ये जो एक्ट है इसका जो सेक्शन 2 है, इसके अनुसार यहाँ उपधारा 1 के खंड टा में, तो यहाँ सेक्शन कौन सा हो गया, जरा ध्यान दीजिएगा। देखिए क्या कह रहा है, सेक्शन 2 का सब क्लोज फर्स्ट और फर्स्ट का यहाँ पर टा, टा का मतलब आप के भी ले सकते हो, इंग्लिश में इसको के बोल देते हैं, यहाँ पर टा बोलें। तो इसके अनुसार कंप्यूटर साधन की डेफिनेशन दी गई है सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम में, इसका मतलब अर्थ वही होगा जो यहाँ पर होता है। अब इसको सिंपल एग्जांपल से समझिएगा, जरा ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर एग्जांपल क्या करें, का नाम का एक व्यक्ति है जो भारत का नागरिक है, कहाँ का नागरिक है, भारत का, और हत्या कहाँ कर रहा है, उगांडा में।
वह भारत के किसी स्थान में जहाँ वह पाया जाए हत्या के लिए विचारित और दूषित किया जा सकता है। तो ये सेक्शन आपका 4 बोल रहा है कि भारत के बाहर कहीं पर भी अपराध किया जाए और भारत का नागरिक है, अगर वो हत्या करता है तो उस पर आईपीसी एप्लीकेबल होती है, और अगर आईपीसी यहाँ पर एप्लीकेबल होती है तो आईपीसी के अकॉर्डिंग उसको पनिशमेंट मिलना चाहिए। और कहाँ पनिशमेंट मिलेंगे? भारत के वो किसी भी स्थान में पाया जाए, जहाँ पर भी वो मिले तो वो हत्या के लिए दंडित किया जाएगा। इतना क्लियर हो गया सभी को? अब एक इम्पॉर्टेंट सेक्शन बचता है यहाँ पर व्यावृत्ति के बारे में, जब यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। कई जगह ये सेविंग के नाम से भी आपको मिलेगा। सेक्शन जो 5 आपको दिख रहा है ना, ये देखिए ज़रा, कुछ विधियों पर इस अधिनियम द्वारा प्रभाव ना डाला जाएगा। कुछ विधियाँ, वो विधियाँ कौन सी हैं ज़रा ध्यान दीजिएगा। आईपीसी तो एप्लीकेबल है, पर इन चीज़ों को अलग कर दिया है। जैसे कभी यहाँ पर बोल दिया जाए कि भाई ये कानून सभी लोगों पर लागू है, बस कुछ लोगों को छोड़ करके जो एमएलबी के स्टूडेंट्स हैं वो, और दूसरे स्टूडेंट्स हैं जो एमजीएस के हैं, यानी कि माँ से जो स्टार्ट होने वाले कॉलेज हैं, इन सब पर ये लॉ लागू नहीं होगा, ऐसा कर दिया जाए तो ये क्या हो जाता है, ये इनको हम सेविंग्स या बिक्रियों के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, क्लियर है ना सभी को? एक बार बता दो ना, क्लियर है ना गाइस? यस सर। यस सर, ओके, क्लियर सर। आप जरा ध्यान दीजिए, देखो जरा, कुछ विधियों पर इस अधिनियम द्वारा प्रभाव न डाला जाए। तो कौन सी विधियाँ, जरा ध्यान दीजिएगा। इस अधिनियम में कोई भी बात भारत सरकार की सेवा के ऑफिसरों, नौसैनिकों, सैनिकों, फिर नौसैनिकों और वायु सैनिकों द्वारा विद्रोह और अधित्यजन को दंडित करने वाले किसी अधिनियम के उपबंधों या फिर किसी विशेष स्थानीय विधि के उपबंधों पर प्रभाव नहीं डालेगी। मैटर समझ में आ गया? नहीं आया? देखो जरा, देखो ये चीज़ तो हमें क्लियर हो रही है कि भारत सरकार की सेवा पे ऑफिसरों, ये तो बात क्लियर है, भारत सरकार में जो सेवा में है वो ऑफिसर हो गए। सैनिक भी समझ में आ गए कि किसी भी सेना के सदस्य हों वो सैनिक कहे जाएंगे। पर 9 सैनिक कैसे होगा, जिनके जो सैनिकों की संख्या में 1 2 3, इसमें केवल 9 लोग ही रहते हैं? 1 2 नहीं, 3 4 नेवी वाले 5। सर। अच्छा, ऐसा तो नहीं है ना कि केवल 9 लोगों को रखा हो तो बोले 9 सैनिक हो गए, और 10 लोगों को रख लिया तो 10 सैनिक हो गए, ऐसे? हाँ, थोड़ा थोड़ा सा कभी कभी बता दिया, अगर आप लोग बताते नहीं हो अच्छी बात नहीं है। देखिए जरा ध्यान दीजिए। तो भारत सरकार के सेवा वाले तो ऑफिसर समझ में आ गए, सैनिक भी समझ में आ गए। 9 सैनिक आप लोगों ने बता दिए, जो गिनती के 9 सैनिक नहीं हो वो सैनिक माने जाएंगे, ऐसे? आप नेवी वाले, नेवी सैनिक वाले ना, नौसेना अधिनियम अलग बना हुआ है, उसके अकॉर्डिंग से बढ़ते हैं। अच्छा, वायु सैनिक कौन से होते हैं? जो वायु के द्वारा बनाए जाते हैं। एयरफोर्स तो वाले। एयरफोर्स, एयरफोर्स का मतलब हवा, हवा का दबाव, ऐसे वाले? नहीं, तो ये कौन से लोग रहते हैं वायु सैनिक वाले? नहीं पता? अच्छा, सही कह रहे हैं। जो वायु सैनिक अधिनियम जो बना हुआ है, वायुसेना अधिनियम जो बना हुआ है 1950 वाला, उसके अकॉर्डिंग जितने लोग भी जो भर्ती किए जाएं वो वायुसेना में जो भर्ती होते हैं उनको बोलते हैं। चलो, मैं तो मजाक कर रहा था समझाने के लिए, ठीक है? आप जरा ध्यान दीजिए। और इनके द्वारा क्या किया जाए, यहाँ पर विद्रोह और अभित्यजन को दंडित करने वाले किसी अधिनियम पर प्रभाव नहीं डालेंगे। और कौन सी विशेष स्थानीय विधि, लोकल लॉ हैं, उन पर भी ये प्रभाव नहीं डालेगी। तो यहाँ पर देखिए, दो चीज़ों को इन्होंने कर दिया। सीधे सीधी से हम एक बात समझें, यहाँ पर सेना विधि और दूसरी लोकल विधि पर ये प्रभाव नहीं डालेगी। 2 पॉइंट्स यहाँ पर सामने आ गए। और तीसरी कौन सी, ऐसे जो भारत सरकार के सेवा में कोई अगर हैं और वो किसी व्यक्ति को पकड़ते हैं या उसे ज़बरदस्ती करते, तो उन पर वो सेक्शन एप्लीकेबल नहीं होंगे। जैसे कि हम लोग पहले अभी सीआरपीसी में पढ़ चुके हैं कुछ समय पहले, कि अगर कोई भी लोग ऐसे काम करते हैं, जैसे जल्लाद, जल्लाद को क्या फांसी दी जा सकती है? वो रोज़ मर्डर कर रहा है, तो क्या वो मर्डर के काउंटर में आएंगे? नहीं आएंगे। क्योंकि क्यों? क्योंकि वो आईपीसी के सेक्शन 76 से लेकर के 106 तक के एक्सेप्शन में आता है। ठीक, पदीय कार्यों का कर्तव्य करते हुए, तो कौन सी सरकार के? भारत सरकार के हो सकते हैं। भारत सरकार में यहाँ पर राज्य सरकार के कर्मचारियों को भी इंक्लूड किया जा सकता है, ऐसा किया जा सकता है ना?
तो ये सब इसमें इंक्लूड हो सकते हैं। अगला जरा ध्यान दीजिए, नेक्स्ट। इतना क्लियर हो गया सभी को चैप्टर फर्स्ट में? यस सर। हेलो, यस नहीं सर। हुआ क्या? यस सर। यस सर। क्लियर है सर। हाँ, ठीक है। अब चलिए जरा ध्यान दीजिएगा, इससे रिलेटेड आपको क्वेश्चन आंसर तैयार करने हैं, इनको थोड़ा सा अच्छे से पढ़ लीजिएगा, हम इसे क्वेश्चन आंसर की तरफ भी डिस्कस करेंगे। तो आज की क्लास केवल हम यहीं तक, क्योंकि आपको बहुत सारी चीज़ें याद करनी हैं जो मैंने आपको बताई हुई हैं। क्या क्या याद करना है? एक तो इंडेक्स आपको याद करनी है, जो किस सेक्शन में क्या क्या दिया हुआ है, वो चैप्टर कौन सा है, चैप्टर में कौन सा चैप्टर कहाँ से स्टार्ट होता है और कहाँ पर कंप्लीट होता है। तो चैप्टर फर्स्ट जो था ना, कहाँ से कहाँ तक दिया गया था, सेक्शन फर्स्ट से लेकर के फिफ्थ तक, यही है ना। अब इन सेक्शनों में क्या क्या दिया, अगर ये याद हो जाता तो बहुत अच्छी बात है। कर कोशिश करिए टिप्स पर इनको करने के लिए। तो इंटरव्यू में आप वन शॉट सिलेक्ट होंगे, चिंता मत करिए। अगर आपने इतना कर लिया तो 100% आप सिलेक्शन की तरफ बढ़ेंगे और आपको कोई भी नहीं रोक सकता, ये ऐसा आप मान के चलिए। तो सबसे पहला काम क्या करना है, चैप्टर फर्स्ट मैं आपको सेक्शन फर्स्ट से लेकर के जो फिफ्थ तक डिफाइन किए गए ये सारे कंप्लीट आपको करना है, ठीक। ऐसे हर चैप्टर का, कितने चैप्टर है, केवल 23 तो हैं। तो अपन पहले पढ़ते थे ना 1 2 3 4, बस 23 आ जाता पास में जल्दी से। तो आपको केवल इतना सा काम करना है। तो गाइस क्लियर है सभी को? यस यस सर। सर। यस। तो आज की क्लास हम स्टार्ट यहीं पर स्टॉप करते हैं, और किसी को कुछ पूछना हो तो आप मुझे बता दीजिएगा। स्टॉप करें गाइस? ओके गाइस, तो मिलते हैं नेक्स्ट यस क्लास यस में, सर। सर। तब तक के लिए ओके, बाय बाय।